नमस्कार। जीएसटी की दुनिया भी ना लगातार बदलती रहती है, नियम, प्रक्रियाएं, सब कुछ। आज हम एक वेबिनार से मिली कुछ जरूरी बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि जो हाल में पोर्टल पर बदलाव हुए हैं या ये नई धारा 74 एआई है, आईएमएस है और जो आमतौर पर टैक्स पेयर्स को दिक्कतें आती हैं, उन पर बात करें। हाँ, तो सबसे पहले पोर्टल अपडेट्स ही लेते हैं। सुना है जीएसटीआर 3B फाइलिंग में जुलाई 25 से एक बड़ा बदलाव आया है, वो टेबल 3.1A को लेकर। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। देखिए, अब होता ये है कि एक बार आपने जीएसटीआर 1 फाइनल कर दिया, तो उसके बाद आप जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1A, यानी जो आपकी सेल्स और आउटपुट टैक्स की देनदारी है, हाँ, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब वो लॉक हो जाती है। बिल्कुल। अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती रह गई मान लीजिए, तो उसको ठीक करने का रास्ता अब जीएसटीआर 1A के जरिए है। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो शायद दोबारा टैक्स भरने का रिस्क हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बचने के तरीके हैं, जैसे या तो समय रहते जीएसटीआर 1 ठीक कर लें, या क्रेडिट नोट इशू करें, या फिर ज्यादा टैक्स भर के बाद में रिफंड क्लेम करें। पर हाँ, थोड़ी सी जटिलता तो बढ़ गई है। समझ गई। और ये जो नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, आईएमएस, ये कैसे काम कर रहा है और इसका क्या असर है? देखिए, आईएमएस में सप्लायर इनवॉइस अपलोड करता है और खरीदार उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग मार्क करता है। ठीक है। इसका सीधा असर खरीदार के जीएसटीआर 2B पे पड़ता है, जो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात जुड़ी है। क्या? वो ये कि अगर आपने आईएमएस में कोई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया, हाँ, तो उसका असर सिर्फ जीएसटी आईटीसी तक नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स में उस खर्चे को क्लेम करने में भी दिक्कत आए। अरे वाह, मतलब अब सिस्टम वाकई इंटीग्रेट हो रहे हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स। ये तो बड़ी खबर है। जी हाँ, और अगर गलती से रिजेक्ट हो गया तो उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए एक एडवाइजरी भी आई है। ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, पोर्टल पर कोई और छोटे-मोटे अपडेट्स ध्यान देने लायक? हाँ, संक्षेप में बता देता हूँ। एक तो ये कि अब 3 साल से ज्यादा पुराने रिटर्न फाइल नहीं हो सकते। ओके। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर कभी मेन जीएसटी पोर्टल धीमा हो या ना चल रहा हो, तो ई इनवॉइस और ई-वे बिल बनाने के लिए सरकार ने वैकल्पिक पोर्टल भी दे दिए हैं। चलिए, ये तो राहत की बात है। अब पोर्टल से हटकर थोड़ा कानूनी पहलू पर आते हैं। ये जो नई धारा 74A आई है, क्या ये वाकई टैक्स विवादों को सुलझाने में मदद करेगी? इसका मकसद क्या है? हाँ, देखिए, धारा 74A वित्तीय वर्ष 24-25 से लागू हुई है। कोशिश ये है कि जो धारा 73 के मामले हैं, मतलब सामान्य गलतियां, और धारा 74 के, यानी जहां फ्रॉड या जानबूझकर गलती का शक हो, हाँ, उनके कुछ पहलुओं को मिलाकर एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाया जाए। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है ऑर्डर पास करने की समय सीमा वो क्या है? दी गई है। अच्छा, और क्या बदला है इसमें? नोटिस जारी करने के लिए कम से कम टैक्स की सीमा 1000 रुपए तय की गई है, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर। ठीक है। और पेनल्टी से बचने या कम करने के लिए टैक्स और ब्याज जमा करने का जो वक्त पहले 30 दिन था, उसे बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। 60 दिन। लेकिन क्या ये बदलाव वाकई में पुराने 7374 वाले विवाद खत्म कर पाएंगे? स्रोत में शायद कुछ कंफ्यूजन का जिक्र था, वो 12 महीने की सीमा और पेनाल्टी को लेकर। हाँ, कुछ अस्पष्टताएं हैं, जैसे वो 12 महीने की सीमा कहाँ से गिनी जाएगी, इस पर थोड़ी बहस हो सकती है। और पेनल्टी वाले मुद्दे पर भी, कि अगर 60 दिन में टैक्स ब्याज नहीं भरा तो क्या सीधी 100% पेनल्टी लगेगी, या ऑर्डर आने के बाद 50% का विकल्प रहेगा, इस पर क्लैरिटी आनी बाकी है। अच्छा, तो हो सकता है कि विवाद सुलझने के बजाय कुछ नए सवाल खड़े हो जाए। मुमकिन है। चलिए, अब थोड़ी उन आम शिकायतों की बात करते हैं जो करदाताओं और अधिकारियों के बीच अक्सर उठती हैं। ऐसा सुनने में आया है कि अधिकारी कई बार अपने ही डिपार्टमेंट के निर्देशों या कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसे मामले सामने आते हैं। जैसे एक अंदरूनी निर्देश है कि 1000 रुपए से कम टैक्स के लिए नोटिस ना भेजें, पर फिर भी भेजे गए। ओह, एक और बड़ा अजीब मामला था जहां डिपार्टमेंट ने अपने ही एक अधिकारी के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दी। वो मामला एमनेस्टी स्कीम में वैसे ही खत्म हो गया था, पर फिर भी अपील पर सुनवाई के लिए दबाव बनाया गया। ये तो वाकई अजीब है। और कोई ऐसी प्रैक्टिकल दिक्कतें? एक और आम मुद्दा था ब्याज का। अगर किसी ने अपना माना हुआ टैक्स, एडमिटेड टैक्स, देर से जमा किया, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पहले से पड़ा था, हाँ, तो भी ब्याज मांगा जा रहा था। हालांकि अब ये क्लैरिफाई हो गया है कि अगर लेजर में पैसा था तो स्वीकृत टैक्स पर ब्याज नहीं लगेगा, पर हाँ, अगर टैक्स कम भरा था, शॉर्ट पेड,
तब ब्याज देना होगा। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। अच्छा, और आखिर में ये ई इनवॉइस की सीमा जो अब 5 करोड़ हो गई है, इसका क्या असर दिख रहा है? देखिए, ये अब एक बड़ा रिस्क बन गया है। अगर आपका कोई सप्लायर है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, हाँ, और वो ई इनवॉइस नहीं बना रहा है, तो आपको यानी खरीदार को उस इनवॉइस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेने में बहुत गंभीर दिक्कत आ सकती है। तकनीकी रूप से वो इनवॉइस ही वैलिड नहीं माना जाएगा। बाप रे! तो सप्लायर की गलती का खामियाजा खरीदार को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, इसलिए अब सप्लायर कंप्लायंस पर नजर रखना और जरूरी हो गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही उभरती है कि जीएसटी कंप्लायंस एक लगातार चलने वाली और काफी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। पोर्टल हो, कानून हो या उनकी व्याख्या, हर चीज पर पैनी नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक और कानून दोनों तेजी से बदल रहे हैं और करदाताओं और प्रोफेशनल्स दोनों को ही इनके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि आईएमएस जैसी प्रणालियों से जीएसटी और इनकम टैक्स का डेटा जोड़ रहा है, भविष्य में अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच इस डेटा शेयरिंग का दायरा और कितना बढ़ सकता है, और ये करदाताओं के लिए क्या नई चुनौतियां लाएगा या शायद कुछ नए अवसर भी पैदा करेगा।